Hello children, welcome back to my channel. Let's continue our chapter Lost Spring. So we are reading the first part of the Lost Spring. Okay, so let's start. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Semapuri, a place of the periphery of Delhi yet miles away from it. Metaphorically, ओके माई एक्वेंटेंस राइटर की जो जान पहचान हो गई थी साहिब से और दूसरे रैक पिकर से लीड्स द विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, तो उनके साथ में मुझे सीमापुरी जाने का मौका मिला. अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, वो जगह जो दिल्ली से काफी दूर थी फिर भी दिल्ली का एक हिस्सा थी. मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली, Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. और जो लोग वहाँ रहते थे वो स्क्वेटर्स थे. स्क्वेटर्स कौन होते हैं? जो इलीगली जो किसी लैंड को ऑक्यूपाई करके रहते हैं, तो वो स्क्वेटर्स थे जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, तब उस समय सीमापुरी कैसा हुआ था? बिल्कुल बंजर वीरान जगह हुआ करती थी, वाइल्डरनेस थी वहां पे. इट इज स्टिल, अभी भी ये ऐसा है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है. खाली नहीं इन द सेंस इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, कि अब वहां पे काफी घर बन चुके हैं सीमापुरी में. किनके कैसे घर बन चुके हैं? ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे घर बन चुके हैं जैसे मिट्टी के घर बने हुए हैं. वहां पे जो छत है वो टीन और तारपोलिन, जो तिरपाल नहीं होती है, उसकी बनी हुई है. प्रॉपर सीवेज नहीं है, टॉयलेट नहीं है, नाली में प्रॉपर पानी बहने की जगह नहीं है, पानी भी हर तरफ पड़ा हुआ है. तो इस तरीके से प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा है वहां पे, लेकिन फिर भी लोग वहां पे रह रहे हैं. लिव 10,000 रैक पिकर्स, वहां पे 10,000 कूड़ा उठाने वाले, कचरा उठाने वालों का परिवार रहता है. They have lived here for more than 30 years without an identity. वो लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? 30 सालों से भी ज्यादा टाइम से वो यहाँ रह रहे हैं. Without an identity, उनके पास कोई उनका पहचान पत्र नहीं है. विदाउट परमिट, कोई उनके पास लीगल परमिट नहीं है, फिर भी वो वहां रह रहे हैं. बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास क्या है? सिर्फ अपना एक राशन कार्ड है. गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उसका नाम, उन लोग का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है. एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उनको वहां से उस राशन कार्ड की मदद से उनको राशन मिल जाता है. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, तो खाना जो है वो अपनी किसी पहचान से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, बिकॉज वो सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, हर चीज के लिए. तो वहां पे उनके लिए खाना कहीं ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन ऑफ उनकी आइडेंटिटी. If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I ask them why they left their beautiful land of green field and rivers. If at the end of the day, अगर दिन के आखिर में, अंत में यानी रात में, we can feed our families, अगर हम अपने फैमिली को खाना खिला सकते हैं, and go to bed without an aching stomach, aching stomach मतलब खाली पेट, और खाली पेट हमें सोने नहीं जाना पड़ता, भरे पेट हम सोते हैं. we would rather live here than in the field gave us no grain, तो हम लोग यहाँ कहीं ज्यादा खुश है, कहीं बेहतर तरीके से रह रहे हैं उस जमीन, उस फील्ड के कंपैरिजन में जो हमें कोई अनाज कुछ भी नहीं देती थी. ये कौन कह रहा है? से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों के एक ग्रुप ने ये जवाब दिया. इन टैटर्ड साड़ी, जो साड़ी फटी हुई साड़ियां जो पहने हुए थी. When I ask them why they left their beautiful land of green field of river, जब नैरेटर ने, ऑथर ने जब ये पूछा, उनसे सवाल पूछा कि आप लोगों ने अपनी इतनी हरी भरी फील्ड, इतने अच्छा घर क्यों छोड़ दें, यहाँ पे क्यों आ गए, यहाँ आपको क्या मिल रहा है? इतनी गंदगी है, प्रॉपर तरीके से रहने के लिए जगह नहीं है, आपको क्या मिल रहा है? तो उस सवाल के जवाब में ये जो ऊपर जो आपके एक लाइन थी जो अभी हमने पढ़ी थी कि अगर हम लोग रात दिन के अंत में खाना खा के भरे पेट सोने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग कहीं यहाँ कहीं ज्यादा हैप्पी हैं, ये जवाब दिया गया था, उन औरतों ने दिया था जो फटी हुई साड़ियां पहनी थी, प्रॉपर उनके ड्रेस नहीं थे, फिर भी स्टिल दे वर सेटिस्फाइड. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home.
जहां कहीं, वेयर एवर, जहां कहीं भी उन्हें खाना मिलता, दे पिच देयर टेंट, वहीं पे वो अपना टेंट लगा देते, दैट बिकम देयर ट्रांसिट होम, वो इस तरह से वो उनका टेम्परेरी घर बन जाता। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहीं बड़े हो जाते, बिकमिंग पेरेंट्स इन सर्वाइव, पार्टनर इन सर्वाइवल, और अपने पेरेंट्स के इस सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइव करने का मतलब क्या था? रैक पिकिंग, कचरा बिनना। थ्रू द ईयर्स, साल गुजर गए थे, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, मतलब साल गुजर गए थे, अब तो वो इस कला में बहुत माहिर हो गए थे। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या था? गोल्ड, काफी कीमती था उनके लिए गार्बेज। इट इज देयर डेली ब्रेड, यही उनकी रोजी रोटी का जरिया था। द रूफ ओवर देयर हेड, अगर उनके ऊपर घर, उनके छत, मतलब उनके सर के ऊपर एक छत थी। इवन इट इज लीकिंग, हालांकि वो लीक करती थी छत जो थी। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये कहीं ज्यादा था। गार्बेज का मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, सिर्फ टेंट नहीं था, बल्कि उसका मतलब उनके लिए कहीं और भी ज्यादा था। क्या था मतलब? आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज, कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है। इवन अ 10 रुपीज, कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, साहिब कहता है, हिज आईज लिटिंग अप, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, अगर तुमको कूड़े के ढेर में कहीं से एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आप जो है कूड़े को स्क्राउंजिंग जैसे होते हैं ढूंढना, उसमें बंद नहीं करेंगे, इस उम्मीद से कि हो सकता है और मिल जाए। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. तो बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कहीं अलग था, उनके पेरेंट्स से कहीं अलग था बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब। फॉर द चिल्ड्रेन इट वॉज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या था? ये एक वंडर था, एक आश्चर्य था जो कहीं छुपा हुआ था, यानी होता नहीं कि चलो ढूंढते हैं, शायद उनको पता नहीं क्या मिल जाए, रैप्ड इन वंडर था। फॉर देयर एल्डर इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और पेरेंट्स के लिए क्या था? इट वॉज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, ये उनके सर्वाइव होने का एक उनका मीन था, एक जरिया था। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, तो मैंने देखा जो मेरे पास में जो एक क्लब था, तो वहां पे जो फेंस जो लगी थी, जो उसकी जो बाउंड्री थी, वहां पे जो गेट लगा था, वहां पास साहिब खड़ा हुआ था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस, देखा 2 यंग मैन थे जो व्हाइट ड्रेस पहन करके टेनिस खेले, तो उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। आई लाइक द गेम, मुझको ये गेम पसंद है। ही हम उसने धीरे से कहा, कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो बिल्कुल मगन था उसको देखने में, उस गेम को देखने में, फेंस के पीछे खड़े होकर के। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, उसने एक्सेप्ट किया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर जो मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस शूज पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो उसके बिल्कुल रंग हो चुके, डिसकलर्ड हो चुके शर्ट्स एंड शॉर्ट्स के साथ बिल्कुल बड़ा अजीब लग रहे थे, मैच नहीं कर रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझको ये दिया। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने मुझे समझाते हुए ये बात कही। द फैक्ट दैट, सच्चाई क्या थी? दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे ने के ये फेंके हुए जूते थे। who perhaps refused to wear, जिसने पहनने से मना कर दिया था, them because of a hole in one of them, क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उनमें से एक जूते में एक होल था, तो उस बच्चे ने पहनने से मना कर दिया होगा और ये किसी ने इनको दे दिया। does not bother him, लेकिन इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस शूज में होल था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, कोई ऐसा बच्चा जो बिना चप्पल जूते के चलता था, नंगे पैर चलता था, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, तो ऐसा जूता जिसमें एक होल हो, वो भी उसके लिए सपने के सच होने के समान है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम जो वो देख रहा था इस वक्त, इतने दिल से, इतने ध्यान लगा के इंटेंटली देख रहा था, वो तो उसकी पहुंच से बिल्कुल भी बाहर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब फिर मुझको मिलता है अपने रास्ते पे। टू द मिल्क बूथ, तो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं रोड के उस तरफ को एक टी स्टॉल में, चाय की दुकान में काम करता हूँ। ही सेज, उसने कहा। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझको 800 रुपए मिलते हैं और खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुमको वो जॉब पसंद है? मैंने उससे पूछा। आई आस्क।
हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुली लुक। तो मैंने देखा उसके चेहरे पे वो जो केयरफुली लापरवाही वाला मस्त वाला जो एक लुक था ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, गायब हो गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। और वो स्टील का जो कैनिस्टर था, वो उसके जो प्लास्टिक का बैग जो वो उठाता था, ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो वो स्टील का कनिस्टर उसके उस प्लास्टिक बैग से कहीं ज्यादा भारी नजर आ रहा था। जो उस प्लास्टिक बैग को वो बहुत लाइटली अपने शोल्डर पर उठाता था, उससे कहीं ज्यादा भारी नजर आ रहा था। जबकि प्लास्टिक बैग में दुनिया भर के सामान भरे होते थे, बहुत सी चीजें भरी रहती थी, कूड़ा कबाड़ वगैरह, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत ही लाइटली उठा लेता था। और ये कनिस्टर उसको बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा था। क्यों फील हो रहा था हैवी? द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका था, वो उस बैग का मालिक हुआ करता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और वो कैनिस्टर किसका था? उस आदमी का था, उस मालिक का था जो टी शॉप का मालिक था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब अपना भी मालिक नहीं रह गया था, वो क्या बन गया था? एक गुलाम बन गया था। किसका गुलाम बन गया था? उस टी शॉप ओनर का वो नौकर बन गया था। तो इसी वजह से उसके जो फेस पर जो केयरफुली लुक था, वो भी खत्म हो गया था। ओके, सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ द रैग पिकर्स। ये आपकी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। दूसरा पार्ट आपका क्या है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ओके, थैंक यू।